हेलो एवरीवन। अब हमारा होगा सेक्शन 20 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो सेक्शन 20 क्या कहता है हमारा? सेक्शन 20 कहता है एग्रीमेंट वाइड व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक, क्या बात करती है हमारा? एग्रीमेंट वाइड व्हेन बोथ पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट, जब दोनों पार्टी हमारी मिस्टेक में होती हैं फैक्ट को लेकर। कहते हैं वेयर बोथ द पार्टीज टू एन एग्रीमेंट आर अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट। इसमें जो बात लिखी है, मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट। इसको हम राउंड कर लेंगे हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट लिख लेंगे। ठीक है, अगर मैटर ऑफ फैक्ट जो कि इसेंशियल है एग्रीमेंट को लेकर, तो इसमें दोनों पार्टी मिस्टेक में रहती हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? वो होगा वाइड। जब बोथ पार्टीज उसमें है तो ये क्या हो गया? बायलेटरल। बायलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो ऐसे क्या होंगे? ऐसे हमारे कॉन्ट्रैक्ट होंगे वाइड, एग्रीमेंट होंगे हमारे वाइड। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या कहता है? इसका एक्सप्लेनेशन कुछ कहता है। वो क्या कहता है? एन एरनस ओपिनियन एज टू वैल्यू ऑफ द थिंग्स विच फॉर्म्स द सब्जेक्ट मैटर टू द एग्रीमेंट इज नॉट टू बी डीम्ड अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, अगर कोई एरनस ओपिनियन दिया गया है, उसकी वैल्यू को लिख देना यहाँ पे। जो वर्ड है वैल्यू को आप एरो बना के लिख लेना। क्वालिटी की बात चल रही है, वहाँ पे क्वालिटी की बात चल रही है। ठीक है, द एरनस ओपिनियन as to the value of the thing which forms the subject matter to the agreement is not to be deemed a mistake as to matter of fact। तो अगर किसी क्वालिटी को लेकर कोई एरनस ओपिनियन दिया गया है, ठीक है, और उसकी वजह से जो है आप जो है सब्जेक्ट मैटर को लेकर एग्रीमेंट में आ जाते हो, तो वो जो है मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन की बात करता है। आगे केसेस आएंगे, हम उसके थ्रू समझेंगे इसको, है ना। तो हमारा पहला केस आता है इसमें, हमारा एक केस आएंगे इसमें, कॉकरेन वर्सेस विलीज। 1865 का हमारा एक केस है, कॉकरेन वर्सेस विलीज। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें एक पार्टी थी ए, दूसरी पार्टी थी बी। बी के पास था एक घोड़ा, जो भी कुछ था ये घोड़ा था, बी के पास घोड़ा था। तो ए ने जो है बी से क्या करा? हॉर्स बाय किया। पर जिस टाइम पर ये एग्रीमेंट हो रहा था उस टाइम पे ये मर चुका था। ठीक है, जिस टाइम पे एग्रीमेंट हुआ था ये घोड़ा मर चुका था। ठीक है, और इस बात की इंफॉर्मेशन ना तो बी के पास थी ना ही ए के पास थी। तो क्या हुआ? दोनों पार्टी मिस्टेक में थे। मिस्टेक एज टू फैक्ट। फैक्ट क्या था कि हॉर्स लाइव है या फिर डेथ है। ठीक है, तो दोनों पार्टी क्या थी यहाँ पे? मिस्टेक में थी कि घोड़ा जिंदा है इसलिए ने बाय कर लिया, जबकि घोड़ा मर चुका था। तो ऐसा हमारा कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? एग्रीमेंट होगा हमारा वाइड। ठीक है, इसमें एग्रीमेंट आ गया था वाइड। इसमें एक और केस आएगा, लिखेंगे
गुस्तावस कोटेरियर वर्सेस रॉबर्ट हेस्टी। कब का केस है? 1856 का केस है। 5HL कैस 673। अल्टरनेटिव साइटेशन होगी इसकी 10ER 1065। गुस्ताव कोटेरियर वर्सेस रॉबर्ट हेस्टी। ठीक है, तो एक परसेंटेज में प्लेंटिफ एक पर्सन हो गया डिफेंडेंट। ठीक है, तो डिफेंडेंट वाज एम्प्लॉयड टू सेल प्लेंटिफ्स कार्गो विच वाज ऑन वॉयज। ठीक है, इसके पास प्लेंटिफ के पास एक शिप था, कार्गो था, जो जिसको वो चाहते कि सेल करना, बेचना चाह रहा था, और उसके लिए जो है उसने डिफेंडेंट को एम्प्लॉय किया। ठीक है, तो क्या डिफेंडेंट वाज एम्प्लॉयड टू सेल प्लेंटिफ्स कार्गो विच वाज ऑन वॉयज। कार्गो डैमेज्ड बाय बैड वेदर। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने सेल बेचने के लिए डिफेंडेंट को दिया था, तो क्या हुआ, बैड वेदर की वजह से क्या हो गया, कार्गो क्या होगा, ये डैमेज हो गया। ठीक है, जिसकी वजह से तो डिफेंडेंट ने क्या करा, ये कार्गो जो था वो किसी थर्ड पार्टी को बेच दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, इसमें जो है इसको लायबल नहीं बनाया गया था। ठीक है, इसमें है द डिफेंडेंट वाज एम्प्लॉयड टू सेल द प्लेंटिफ्स कार्गो विच वाज ऑन वॉयज। After the defendant had sold the cargo to third party, it was discovered that the cargo, having been damaged by bad weather, has been sold at an intermediate port. ठीक है, the buyer repudiated the contract and the defendant was sued for the price, but he was held not liable. ठीक है, जब थर्ड पार्टी को वो कार्गो मिल गया, उसको पता चला कि ये तो जो है बैड वेदर की वजह से डैमेज हो गया था। ठीक है, तो क्या हुआ, इसने जो है कॉन्ट्रैक्ट को रेपुडिएट मतलब सेट असाइड करने की कोशिश की थर्ड पार्टी ने, और डिफेंडेंट से जो है लायबल बैठाया गया डिफेंडेंट को कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर देना चाहिए। ठीक है, तो कोर्ट ने जो है इस पर्सन को डिफेंडेंट को लायबल नहीं माना था। ठीक है, अब आता है इसमें एक और केस, स्मिथ वर्सेस ह्यूज। स्मिथ वर्सेस ह्यूज 1871 LR 6 Queen's Bench 597 606। ठीक है, स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस। ठीक है, डिफेंडेंट वांटेड टू बाय ओल्ड ओट्स, प्लेंटिफ मिस्टेकली गिव सैंपल ऑफ न्यू ओट्स। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें भी दो जने थे। ठीक है, एक हो गया प्लेंटिफ, एक हो गया प्लेंटिफ, एक हो गया हमारा डिफेंडेंट। ठीक है, तो डिफेंडेंट को क्या चाहिए, डिफेंडेंट को क्या चाहिए थे, डिफेंडेंट्स को चाहिए थे नीड ओल्ड ओट्स, इसको ओल्ड ओट्स चाहिए थे।
ठीक है। पर प्लेंटिफ ने मिस्टेकनली क्या कर दिया, इसको सैंपल दे दिया न्यू ओट्स का, ठीक है। तो डिफेंडेंट को लगा कि ये जो है न्यू ओट्स ये ओल्ड ओट्स ही हैं, ठीक है। मिस्टेक में डिफेंडेंट ने ऑर्डर कर दिया, ठीक है। क्या हुआ, डिफेंडेंट को चाहिए थे ओल्ड ओट्स और प्लेंटिफ ने मिस्टेकनली जो है न्यू ओट्स दे दिए थे, ठीक है। और डिफेंडेंट ने क्या करा, न्यू ओट्स को ये समझ के कि ओल्ड ओट्स हैं, तो उसका ऑर्डर जो है प्लेंटिफ को दे दिया, ठीक है। आफ्टर सम डिलीवरी, जब कुछ डिलीवरी, मान लो कि ये 3 पैकेट थे, 4 पैकेट, तो कुछ डिलीवरी जब इसके पास पहुंच गई, इसको रियलाइज़ हुआ कि ये ओल्ड ओट्स नहीं होगी, ये तो न्यू ओट्स है, ठीक है। तो क्या करता है, अब डिफेंडेंट जो बाकी के जो थे ये इसको एक्सेप्ट करने से मना कर देता है कि मैं नहीं ले रहा, ये तो वो वाले ओट्स हैं नहीं जो मैंने कहे थे, ये तो न्यू ओट्स हैं, ठीक है। तो क्या कहा, प्लेंटिफ ने फिर जो है डिफेंडेंट को सूट फाइल किया कि इसने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आधा सामान तो ले लिया, आधा सामान लेने से मना कर रहा है अभी ये, ठीक है। तो कोर्ट ने जो है डिफेंडेंट को एंटाइटल्ड नहीं माना कि वो रिजेक्ट कर सके, मतलब कि डिफेंडेंट जो है ऐसा कॉन्ट्रैक्ट को वाइड नहीं कर सकता, मतलब ब्रीच नहीं कर सकता। डिफेंडेंट को अब ये दोनों भी एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। जो कोर्ट का केस आया था वो प्लेंटिफ के फेवर में आया था, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हमने एक बात पढ़ी थी, हमने मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल्स टू द एग्रीमेंट, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट मैटर था हमारे इसमें, सब्जेक्ट मैटर था ओट्स, तो उसकी क्वालिटी जो है इतना इसेंशियल्स नहीं थी, ठीक है। मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल्स टू द, उसको चाहिए थे ओट्स, इसको चाहिए थे ओट्स। और जब इसने उसको सम सैंपल्स दे दिए थे, उसने सैंपल्स को देखते हुए उसने एक्सेप्टेंस दे दी थी, तो उसके बाद अपॉर्चुनिटी भी थी कहीं ना कहीं कि वो जो उसको एग्जामिन कर सके, तो इसमें वाला फैक्ट भी इसमें लग जाएगा, इसमें लॉजिक। तो इसलिए कोर्ट ने कहा था कि आप जो है इस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच नहीं कर सकते डिफेंडेंट को, और उसको एंटाइटल्ड नहीं माना था कि वो उसको सेटिस्फाइड कर सके, ठीक है। तो ये इसका कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसके फैक्ट थे। तो ये हमारा सेक्शन 20 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन से केस थे, हमारा कोकरेन वर्सेस बिलीज है, इसमें गुस्तावस क्रोटेरियर वर्सेस रॉबर्ट हेस्टी केस है इसमें, और इसमें एक केस हमारा स्मिथ वर्सेस हगिस, स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस, पता नहीं क्या इसका प्रोनाउंसिएशन होगा, ह्यूजेस ही होगा इसका, स्मिथ वर्सेस ह्यूजेस, ठीक है। इसमें एक इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन देखते हैं। A being entitled to an estate for the life of B agrees to sell it to C, ठीक है। क्या होता है इसमें, तो इसमें एक पर्सन हमारा A, ठीक है, और दूसरा पर्सन हो गया हमारा B, ठीक है। A being entitled to an estate for the life of B, तो ये कोई स्टेट है, तो ए जो है इस स्टेट को एंजॉय कर सकता है जब तक कि बी जिंदा है, जब तक बी जिंदा है तब तक ए जो है इस स्टेट को एंजॉय कर सकता है वो, ठीक है। मतलब वो इस पे अधिकार रखता है ए, ठीक है। एग्रीज टू सेल इट टू सी, तो बी जिंदा था, तो ए ने क्या करा, इसने स्टेट को बेचने का एग्री किया किसको, सी को। ए ने वो स्टेट जो है सी को बेच दी, क्योंकि एग्रीमेंट में क्या था कि ए जो है एंटाइटल्ड है इस स्टेट का जब तक बी जिंदा है, ये चाहे उसको खरीदे बेचे या फिर इसमें खुद रहे या फिर किसी और को रखे, वो ए के ऊपर था, जब तक बी जिंदा है ये इसके साथ कुछ भी कर सकता है, चाहे बेचे इसे चाहे इसको लीज पे दे दे। तो ए ने क्या करा, ये स्टेट जो है वो सी को बेच दिया, ठीक है। बी वॉज डेड एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट,
पर जिस टाइम पे एग्रीमेंट हो रहा था सेल वाला, बी मर चुका था, ठीक है। बट बोथ पार्टीज वर इग्नोरेंट ऑफ द फैक्ट, और दोनों की दोनों पार्टी ए बी और सी बी दोनों इग्नोरेंट थे इस फैक्ट को लेकर कि बी जिंदा है या मर गया। तो जब दोनों पार्टी इसमें क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, तो ये ऐसा एग्रीमेंट क्या हो गया, वाइड हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा इलिस्ट्रेशन कहता है। अब आता है हमारा सेक्शन 22। सेक्शन 22 देखते हैं क्या कहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट caused by mistake of one party as the matter of fact। क्या है, कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी एज द मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, अब इसमें यूनिलेटरल मिस्टेक की बात है, तो इसने कहा अब कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वो वॉइडेबल नहीं है, मेनली बिकॉज इट वॉज कॉज्ड बाय वन ऑफ द पार्टी टू इट बीइंग अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, एक पार्टी मिस्टेक में है तो वो जो है नॉट वॉइडेबल होगा, मतलब वो वैलिड भी हो सकता है और वो वाइड भी हो सकता है, पर इसका तो कोई पूछेगा नहीं, सिर्फ आपको नॉट वाइडेबल ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें पहला केस तो आपको वही आ जाएगा, अपटून ऑन 7 रूरल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वर्सेस पॉवेल वाला केस। ठीक है, अब इस केस के फैक्ट क्या है ये आपको पता होना चाहिए क्या है। इसमें एक शहर था जिसमें एक कुछ पार्ट जो था वो फ्री सर्विस में था फायर ब्रिगेड की, पर प्लेंटिफ का जो फर्म था वो यहाँ पे थी और वहाँ पर आग लग जाती है, तो वो मिस्टेकनली सोचता है कि उसकी फर्म भी जो है फ्री एरिया में कवर होती है, तो वो समन कर देती है फायर ब्रिगेड को। ठीक है, तो बट ये मिस्टेक ऑफ फैक्ट में एक पार्टी तो मिस्टेक में थी, कौन सा, प्लेंटिफ, जिसकी फर्म में आग लगी थी, और दूसरी पार्टी को कौन हो गई, फायर ब्रिगेड। ठीक है, तो उसको तो पता था फैक्ट क्या है, पर दूसरी पार्टी मिस्टेक में थी, तो एक पार्टी मिस्टेक में थी, दूसरी पार्टी जो है अवेयर थी, तो ये हमारा क्या था, वैलिड था, मतलब वाइडेबल नॉट वाइडेबल मतलब कि वो उसमें वैलिड था। कुछ केसों में जो है अकॉर्डिंगली वाइड हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये वाला केस में आ गया कि इसमें एक पार्टी मिस्टेक में थी, एक पार्टी जो है हमारी उसको मिस्टेक में नहीं थी, तो यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट था ये, तो ये हमारा क्या था, वैलिड था। अब ऐसे में हम वाइड वाला देखते हैं, हम इसमें क्या हो गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब कि एक पर्सन ये हो गया, एक पर्सन ये हो गया, इसको चाहिए कोकीन। ठीक है, इसको नहीं पता कि ये जो है यहाँ पे इलीगल है। ठीक है, बट इस पर्सन को पता है ये यहाँ पे इलीगल है, इसको नहीं पता इलीगल है, इसको पता है इलीगल है। ठीक है, तो ये पार्टी क्या है, ये मिस्टेक में है, ये मिस्टेक में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये यूनिलेटरल मिस्टेक हो गई है। ठीक है, तो ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएंगे, वाइड। वैसे तो लॉ को लेकर चलेगी बात, अगर यहाँ पर हम कुछ और लेते हैं ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमारा हो गया हॉर्स। ठीक है, हॉर्स का एग्जाम्पल से लेते हैं, ये जाते हैं, ये दूसरे उसमें एग्जाम्पल में पहुँच जाता है, मिस्टेक ऑफ लॉ में पहुँच जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है ये मिस्टेक ऑफ लॉ में ले सकते हैं, इंडियन लॉ के। ठीक है, मान लीजिए ये हो गया ए, ये हो गया बी, बी के पास एक शिप है या फिर गोट। ठीक है, अब ए को चाहिए गोट। ठीक है, अब ए को चाहिए गोट, और एक गोट जो मर चुकी है और बी को इस बात का पता है। ठीक है,
तो ये मिस्टेक में है कि गोट जिंदा है मरी हुई है, ठीक है। तो ये कॉन्टैक्ट कर लेती है और ये गोट को दे देता है इसे। तो जब देता है कि मरी हुई है ये, तो ये क्या हो गया, तो जब हमारा सब्जेक्ट मैटर ही हमारा एग्जिस्ट नहीं करता, मर चुकी है, तो ये हमारा जगह वाइड, तो इस केस में वाइड हो गया, ठीक है। तो कुल मिलाकर बस समझाने का मतलब ये है कि नॉट वाइडेबल का मतलब होता है कि ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड भी हो सकता है, वाइड भी हो सकता है, पर वाइडेबल नहीं होगा। या तो वो सीधे वैलिड होगा या फिर वाइड होगा, वो सिचुएशन देख के पता करना पड़ेगा कि केस के फैक्ट क्या हैं, ठीक है। नॉट वाइडेबल का मतलब आप समझ लीजिए, बट आपको ऐसा वो नहीं देंगे, कंफ्यूज नहीं करेंगे कि आपको ये ऐसे देकर एग्ज़ाम में, ठीक है। वहाँ पर आपको सीधे सीधे सामने आ जाएगा लिखा हुआ नॉट वाइडेबल, तो आपको नॉट वाइडेबल पे टिक कर लेना है, ठीक है। इसमें एक और केस आता है, केस लिखेंगे हाजी अब्दुल रहमान वर्सेस बॉम्बे एंड पर्सिया स्टीम नेविगेशन कंपनी ILR 1892 16 बॉम्बे 561, ठीक है। तो क्या है हमारा, हाजी अब्दुल रहमान वर्सेस बॉम्बे एंड पर्सिया स्टीम नेविगेशन कंपनी 1892 का हमारा केस है, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ था, एक था प्लेंटिफ, वो हो गया डिफेंडेंट, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। डिफेंडेंट के पास शिप थी, तो प्लेंटिफ ने क्या था, इसमें बुकिंग कर रखी थी, इसको बुक कर लिया था, ठीक है। जो कि निकलती कहाँ से, एक जगह है जेडा, जो कि यहाँ से निकलती कब, 15 दिन बाद, 15 डेज आफ्टर हज। ये जो है हज पे गई हुई थी, ठीक है। इसको लगा कि 15 दिन बाद, हज के 15 दिन बाद जो डेट पड़ेगी, वो डेट क्या है, वो डेट होगी 10 अगस्त 1892, ठीक है। कहता है ये मिस्टेक में थी क्या, कि जेठा से 15 दिन के बाद हज, ये गई थी हज पे, सॉरी फिर से करते हैं, ये जो थी प्लेंटिफ ये गई थी हज पे, इसको आके हज के 15 दिन के बाद जो डेट पड़ेगी वो होगी 10 अगस्त 1892, ठीक है। जो कि इसने फिर एक शिप को बुक कर लिया जेदा से जो निकलने के लिए, ठीक है। बट जो 15 दिन के बाद ये डेट नहीं थी, कोई दूसरी डेट थी, ठीक है। तो जब प्लेंटिफ को एहसास हुआ कि ये जो डेट्स एज्यूम करके चली थी वो डेट है नहीं, वो तो कोई और सी डेट है, ठीक है। तो इसने बुकिंग कैंसिल करने की कोशिश की, ठीक है। तो रेक्टिफाई करने की कोशिश की इसने, पर जो है कोर्ट ने जो है मना कर दिया कि अब जो है ये कैंसिल नहीं होगी, अब इसने जो अरेंजमेंट कर लिए हैं और आप अब ये यूनिलेटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, तो इसलिए जो है कॉन्ट्रैक्ट वैलिड ही रहेगा, वाइड नहीं होगा, ठीक है। इस केस के फैक्ट ये थे। तो हमारा सेक्शन 22 कंप्लीट होता है, ठीक है। इसमें से कोई क्वेश्चंस हो आपके तो आप मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब इसके बाद एक सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 21। सेक्शन 21 बात करते हैं हमारा इफेक्ट ऑफ मिस्टेक एज टू लॉ, मिस्टेक एज टू लॉ, ठीक है। तो इसमें लिखा है अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल, सीधा सीधा लिख दिया कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल बिकॉज इट वाज कॉज्ड बाय अ मिस्टेक एज टू एनी लॉ इन फोर्स इन इंडिया।
तो यहाँ पे अगर कोई इंडिया में कोई ऐसा लॉ है उसके रिगार्डिंग मिस्टेक है, तो मिस्टेक में यूनिलेटरल और बायलेटरल दोनों आ जाती हैं। तो इंडियन लॉ को लेकर मिस्टेक में है तो वो हो जाएगा नॉट वाइडेबल, मतलब या तो होगा वैलिड या फिर वो होगा वाइड। ठीक है, सीधी सीधी बात आ गई है। बट इसमें लिखा है बट अ मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया, मतलब ऐसा लॉ जो कि इंडिया में फोर्स नहीं, मतलब फॉरेन लॉ की बात कर रहा है, हैज़ द सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, उसका इफेक्ट वही होगा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है। मतलब कि अगर बायलेटरल है तो वो हो जाएगा नॉट वाइड वाइड, अगर यूनिलेटरल है तो वो हो जाएगा नॉट वाइडेबल, जो हमने पिछले चार्ट में पढ़ा था, हमने पिछले लेक्चर में। ठीक है, तो ये आता है। इसमें एक इलस्ट्रेशन देखते हैं फटाफट। कहता है ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट ग्राउंडेड ऑन एरोनस बिलीव दैट अ पर्टिकुलर डेट इज बार्ड बाय लॉ, इंडियन लॉ ऑफ लिमिटेशन, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल। ठीक है, एक पर्सन था ए, एक पर्सन हो गया बी, तो इन दोनों ने, इसने किसी से डेट लिया होगा। ठीक है, तो इन दोनों को लगा, ठीक है, इन दोनों को लगा मिस्टेकनली कि जो डेट है ये क्या बार्ड हो गया, बार्ड बाय लॉ, कि लॉ के द्वारा बार्ड हो गया है। तो इसको लेके इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, इन्होंने एक और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इस बिलीफ पे कि ये डेट जो है बार्ड हो गया था, पर चूंकि ये बार्ड नहीं हुआ था, ठीक है, तो ये तो लॉ का क्वेश्चन है और इसको लेके ये मिस्टेक में थे, तो ऐसा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो होगा नॉट वाइडेबल। सिंपल सी बात है कि ये इंडियन लॉ को लेके मिस्टेक में थे, तो चाहे वो एक पार्टी मिस्टेक में हो या फिर दोनों पार्टी मिस्टेक में हो, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होगा नॉट वाइडेबल। मतलब या तो होगा वैलिड या फिर होगा वाइड, वो सिचुएशन देख के डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि इस सिचुएशन में होगा वो वैलिड। यह बात की बात है सोचने की। ठीक है, इसमें लिखेंगे एक नोट, नोट लिखेंगे सेक्शन 21 इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है, इग्नोरेंशिया जूरिस नॉन एक्सक्यूसेट। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हुआ ignorance of law is no excuse। ठीक है, तो हमारा ये जो सेक्शन 21 है ये हमारे किस प्रिंसिपल बेस्ड है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एग्जिकेट, की इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ठीक है, तो ये हमारा मिस्टेक कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसमें थोड़े से क्वेश्चन देखेंगे हम इसमें। व्हेन बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक एज टू लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया द कॉन्ट्रैक्ट शैल। ठीक है, तो क्या है इसमें, इसमें हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसमें बोथ द पार्टीज आर अंडर मिस्टेक, क्या है पहली बात तो ये क्या है, बायलेटरल मिस्टेक है। ठीक है, एज टू एनी लॉ नॉट इन फोर्स इन इंडिया। ठीक है, बायलेटरल मिस्टेक है, कौन सी है, एज टू नॉट इन फोर्स इंडिया, मतलब फॉरेन लॉ को लेकर है। ठीक है, तो ये क्या है, बायलेटरल मिस्टेक है एज टू फॉरेन लॉ। तो सिंपल सी बात है, जो फॉरेन लॉ का पढ़ा था हमने उसका इफेक्ट वही होता है जो हमारे मिस्टेक एज टू फैक्ट को होता है। ठीक है, मिस्टेक ऑफ एज टू फैक्ट में बायलेटरल में क्या होता है, बायलेटरल में होता है सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक एज टू फैक्ट। तो यहाँ पे सीधे सीधे रखा है सी, सेम इफेक्ट एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो जो हमारा बायलेटरल था वो तो हमारा वाइड, और जो यूनिलेटरल था वो तो नॉट वाइडेबल। तो बायलेटरल में जो हमारा इफेक्ट था वो वाइड होना चाहिए था,
बट यहाँ पे सेम एज इट इज़ जो सेक्शन की लैंग्वेज थी वो दे रखी थी, इसलिए हमारा होगा आंसर ये। ठीक है, इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है हमें इसमें। ठीक है, क्या ध्यान रखना है, अगर हम सेक्शन देखते हैं हम 21, तो 21 में दे रखा है कि जो हमारा सेम इफेक्ट होगा जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट में बायलेटरल मिस्टेक के लिए क्या क्या रखा है, बायलेटरल मिस्टेक अगर होगी तो वो होगा वाइड। ठीक है, तो हमारा आंसर तो वाइड होना चाहिए था, बट यहाँ पर सेक्शन की लैंग्वेज एज इट इज़ दे रखी है। जहाँ तुम्हारा लॉजिक और सेक्शन की लैंग्वेज दे रखी होती है ना, तो लॉजिक को छोड़ो, सेक्शन की लैंग्वेज की तरफ भागना है हमें। ठीक है, एग्जाम में क्या करना है, अगर एक तरफ आपका लॉजिक आ रहा है, लॉजिक में आपका आंसर आ रहा है वाइड, और एक तरफ सेक्शन की एज इट इज़ लैंग्वेज दे रखी है, तो हमको लैंग्वेज की तरफ भागना है सेक्शन की, हमको सेक्शन की लैंग्वेज पे प्रेफरेंस देनी है। भले बाय लिटिल मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ का इफेक्ट जो है वाइड होता है, पर यहाँ पे एक लाइन देखिए, सेम इफेक्ट एज द मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा सी। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, when both the parties are under mistake as to any law in force in India the contract shall। ठीक है, तो इसमें कहा both parties are under mistake, तो क्या है ये हमारा है बायलेटरल। ठीक है, एज टू एनी लॉ फोर्स इन इंडिया, और ये कहाँ पे है, लॉ को लेकर है, और कौन सा है, इंडिया में, इंडिया में है। ठीक है, तो इंडिया में क्या है, बायलेटरल है, तो वहाँ पे बायलेटरल में क्या था, वो नॉट वाइडेबल होगा, और ठीक है, तो हमारे पास नॉट वाइडेबल है, तो ये हमारा आंसर नॉट वाइडेबल है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत भी लिख रखा है मैंने, इसमें ये हो जाएगा हमारा वाइड, तो एक हमारा ऑप्शन है हमारा नॉट वाइड। ठीक है, नॉट वाइड, एक है नॉट वाइडेबल, वैलिड, और नन ऑफ द अबव, तो हमारा इसका आंसर होगा नॉट वाइडेबल। ठीक है, अब देखते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, एन एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टी इज। ठीक है, अगर फ्री कंसेंट के बिना अगर जो है हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो एग्रीमेंट मेड विदाउट फ्री कंसेंट ऑफ पार्टीज क्या होगा वो, उसमें आएगा हमारा आइदर वाइड और वाइडेबल, तो इसका हमारा आंसर आएगा सी, आइदर वाइड और वाइडेबल। ठीक है, क्योंकि फ्री कंसेंट में हमारे फ्री कंसेंट में सेक्शन 15, 16, 17, 18 ये आते हैं, जो कि बता रखे वाइडेबल है। ठीक है, उसके हिसाब से हमारा बी होना चाहिए था। ठीक है, बट हमारे फ्री कंसेंट में एक पॉइंट दे रखा था मिस्टेक। ठीक है, अगर मिस्टेक वाले सेक्शन में देखें तो वहाँ पे भी हमारा आ रहा है वाइड आ रहा है या फिर वाइडेबल आ रहा है। ठीक है, वाइड आ रहा है और या फिर नॉट वाइडेबल। ठीक है, तो आएगा हमारा आइदर वाइड और वाइडेबल। ठीक है, अगर उसको लेकर 15, 16, 17 और 18 को लेकर चलते हैं तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही होता, बट फ्री कंसेंट में हमारा मिस्टेक भी तो है, तो मिस्टेक की वजह से हमारा इसके लिए आएगा इसका आंसर सी, आइदर वाइड और वाइडेबल। ठीक है, क्लियर हुआ ये, तो ये कुछ हमारे इस टाइप के क्वेश्चन बनने हैं। ये हमारा वाइडेबल हमारा कंप्लीट हो गया, फ्री कंसेंट। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा कहाँ तक, 22 तक हो गया हमारा, 22 कहाँ गया हमारा, 22, 20 से लेके 22 तक हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आता है हमारा सेक्शन 23। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट, एक्स डोलो मोलो नॉन ओरिजिनल एक्स यू।
है ना। तो हमने सेक्शन 23 में हमने पढ़ रखा था। तो सेक्शन 23 में एक चीज़ और लिखेंगे, नोट, उसमें हेडिंग लिखेंगे परी डेलिक्टो। ये एक नोट ऐड करेंगे, लिखेंगे उसमें परी डेलिक्टो। क्या है? इट मीन्स इन इक्वल फॉल्ट। ठीक है। दिस इज डॉक्ट्राइन स्टेट दैट देयर इज अ बार टू अ प्लेंटिफ्स रिकवरी फॉर डैमेजेस फॉर अ रॉन्ग द प्लेंटिफ्स पार्टिसिपेटेड इन सर्विस एज एन इक्विटेबल डिफेंस। ठीक है। इसमें क्या हुआ, 1% ये रहा, 1% ये रहा। ठीक है। अब इसने कुछ गलती की है और उसमें भी जो है इसकी भी कोई गलती रही है। तो अगर ये केस करना चाहता है, प्लेंट करना चाहता है, केस करना चाहता है, तो ये नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है कहीं ना कहीं अपने फॉल्ट पे है, जिसको हम कहते हैं मैक्सिम है हमारी परी डेलिक्टो। ठीक है। क्या कहता है? इन इक्वल फॉल्ट। परी डेलिक्टो का मतलब है इन इक्वल फॉल्ट। ठीक है। क्या कहता है? देयर इज अ बार, बार मतलब रेस्ट्रिक्शन, टू प्लेंटिव्स रिकवरी फॉर डैमेज। जो रिकवरी करना चाह रहा है ये डैमेज की, उसके लिए बार है। फॉर अ रॉन्ग द प्लेंटिफ पार्टिसिपेटेड इन एंड सर्व्स एज एन इक्विटेबल डिफेंस, कि जिस रॉन्ग में जो है उसने भी पार्टिसिपेट किया था और वो इक्वली जो है उसके लिए लायबल है। तो ऐसे केस में जो पेरी डेलिक्टो का जो है डॉक्ट्राइन लगता है कि अगर जब दोनों की दोनों फॉल्ट में है तो इसमें से प्लेंटिफ नहीं कर सकता 1%। ठीक है। एग्जाम्पल क्या है? प्रॉमिस टू ऑब्टेन फॉर अ पर्सन एंड एम्प्लॉयमेंट इन पब्लिक सर्विस फॉर एन अमाउंट। ठीक है। अब ये पर्सन है, ये पैसे दे के गवर्नमेंट जॉब में, वो गवर्नमेंट सर्विस में जॉब लेना चाहता है और ये पैसे लेकर दे रहा है जॉब। तो दोनों के दोनों अपनी जगह जो है गलत है। ये जॉब दे रहा है गवर्नमेंट उसमें, तो ये इलीगल एक्ट कर रहा है, और ये इलीगल तरीके से जो है जॉब ले रहा है, तो ये भी इलीगल तरीके से कर रहा है। तो ये भी फॉल्ट पर है, ये भी फॉल्ट पर है। तो अगर ये बाद में केस करता है इसमें कि मुझसे पैसे लेके मेरी गवर्नमेंट जॉब नहीं लगाई, तो ऐसा नहीं कर सकता। उस पर लगता है पेरी डिलिक्टो का डॉक्ट्राइन। और सिमिलरली इसमें केस आता है चौगलाल वर्सेस प्यारी। ठीक है। इसका इफेक्ट आपको पता है कि एक पर्सन ने एक हाउस में, ठीक है, एक मिस्ट्रेस रखने के लिए बुलाई थी। तो वो क्या था? इमोरल एक्ट था वो। ठीक है। तो वहाँ पे क्या, वो दोनों जो है कहीं ना कहीं अपने फॉल्ट पे थे। तो इसलिए जो है वो उस इमोरल एक्ट के लिए वो जो है कोर्ट नहीं जा सकते, क्योंकि वो दोनों के दोनों अपनी जगह फॉल्ट पर है। ठीक है। ये होता है हमारा सेक्शन 23 कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं हम, उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 24। सेक्शन 24 क्या कहता है? एग्रीमेंट void if consideration and object unlawful in part। क्या एग्रीमेंट जो है void हो जाएगा इफ कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट अनलॉफुल इन फॉल्ट। ठीक है। इस सेक्शन को आप एक साइड से लिख लीजिएगा, इसको हम बाद में लिंक करके चलेंगे। हम इसको लिखना लिंक विद सेक्शन 57 एंड 58। ठीक है। जब आप ये पढ़ेंगे, ठीक है, तो इसके साथ एक बार सेक्शन 57 58 पढ़ना। इन दो सेक्शन को हम बाद में आगे पढ़ेंगे और डीपली थ्योरली डिस्कस करेंगे सेक्शन 24 के साथ। ठीक है। और सेक्शन 24 में एक और बात लिख लेना आप, हेड लगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये सेक्शन किस डॉक्ट्राइन पे बेस्ड है? ये सेक्शन बेस्ड है डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी पे बेस्ड है। हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, बस हमें क्या पढ़ना है, सेक्शन 24 का हेडिंग, और ये डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी बेस्ड है। ठीक है।
इसमें नोट लिखेंगे एक, ठीक है। ये नोट क्या कहता है, सेक्शन 24 कम्स इनटू प्ले व्हेन अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑब्जेक्ट और मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट इज अनलॉफुल, ठीक है। ये कोई कंसिडरेशन है, ठीक है। 24 कम इनटू प्ले व्हेन अ पार्ट ऑफ कंसिडरेशन फॉर ऑब्जेक्ट, कि एक कंसिडरेशन हो गया सपोज, इसका एक पार्ट मतलब इतना पार्ट, ठीक है, और मोर देन वन ऑब्जेक्ट ऑफ एन एग्रीमेंट, ठीक है। कंसिडरेशन फॉर ऑब्जेक्ट हो गया, बाई चांस कोई कंसिडरेशन है जिसमें दो तीन चीज़ें हैं, उसमें से क्या है, ये दो जो है हमारे क्या है, अनलॉफुल हैं, ठीक है। द होल ऑफ द एग्रीमेंट विल बी वाइड, ये पूरा एग्रीमेंट क्या होगा, ये बन जाएगा वाइड, ठीक है। अनलेस अनलॉफुल पोर्शन कैन बी सेवर्ड विदाउट डैमेजिंग द लॉफुल पोर्शन, ठीक है। जो पूरा होगा वो पूरा क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, अनलेस जो अनलॉफुल पोर्शन है, ठीक है, मान लो कि इस कॉन्ट्रैक्ट में ये तीन चीज़ें थी, ठीक है, ये दो जो थी ये तो अनलॉफुल थी और ये जो थी ये लॉफुल थी, ठीक है। तो हम इन दोनों को सेवर करवाएं तो ये वाला पार्ट हो जाएगा वाइड और ये वाला पार्ट हमें सेवर कर चुके हैं, ये हो जाएगा वैलिड, ठीक है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवेबिलिटी क्या कहता है, एक बार फिर से बता देता हूँ मैं। मान लो कि ये कोई कॉन्ट्रैक्ट का वो है एग्रीमेंट या फिर कोई ऑब्जेक्ट है, तो उसमें से इतना पार्ट क्या है, अनलॉफुल है, ठीक है। तो मतलब इस पार्ट को हम जो है इससे अलग नहीं कर पा रहे हैं, ये इसी में इंक्लूड है, ठीक है। या फिर बोले तो कुछ यहाँ से अनलॉफुल है, कुछ यहाँ से अनलॉफुल है, ठीक है, कुछ यहाँ से अनलॉफुल है, ऐसे बिखरा हुआ है, तो हम जो है उस कंसिडरेशन को लॉफुल वाले पार्ट से अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एक कॉन्ट्रैक्ट हमारा ये वाला अनलॉफुल है, इसी का जो दूसरा पार्ट है ये लॉफुल है, तो हम इन दोनों को सेवर कर पा रहे हैं, अलग अलग कर पा रहे हैं, तो ये हो जाएगा वाइड, ये रहेगा वैलिड। बट इसमें हम नहीं कर पा रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो है वाइड हो जाएगा। अगर आप कहते हो कि मैं इसका परफॉर्मेंस करवाना चाह रहा हूँ इस वाले पार्ट का, तो आप नहीं करवा सकते क्योंकि हम इस पार्ट को हम इस वाले पार्ट से अलग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इस बात को हम बेटर समझने के लिए एक केस लिखेंगे, उस केस का नाम है एलिस मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क। ILR 1905 27 ऑल 266 एलिस मैरी हिल, ठीक है, ये लिखेंगे। तो इसमें क्या था, एक पर्सन था इसमें ए और दूसरी हो गई बी, ए और बी, ठीक है। ए बी को प्रॉमिस करता है, ए जो है बी को प्रॉमिस करता है, ठीक है, कि वो उसको क्या करेगा, मंथली पे करेगा, किस चीज़ के लिए, कि लिव इन, है ना, एक मिनट, ए जो है बी को मंथली पे करने का प्रॉमिस कर रहा है, किस चीज़ के लिए, टू लिव इन अडल्ट्री, ठीक है, और किस लिए कर रहा है वो, फॉर कीपिंग हाउस, ठीक है। अब इस केस को हम फिर समझते हैं, एलिस मैरी हिल वर्सेस विलियम क्लार्क में क्या होता है, ए जो है बी को मंथली पे करने का प्रॉमिस करता है, क्यों, कि वो जो है उसके साथ अडल्ट्री में रहे और ऊपर से घर को रखे वो, ठीक है।
अब इसमें क्या है, ये वाला जो फॉल्ट है अडल्टरेट वाला, ये क्या हुआ, इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया है, क्योंकि इमोरल एक्ट में आ रहा है ये, ठीक है। तो ये वाला फॉल्ट हो जाएगा वाइड, है ना। और फॉर कीपिंग द हाउस, ये तो वैलिड पार्ट है, लॉफुल पार्ट है, तो ये होगा वैलिड, ठीक है। अब हमको ये तो पता चल गया कि एक पार्ट इसमें वाइड है, एक पार्ट इसमें वैलिड है। तो अब बात आ रहा है कि जो कंसिडरेशन है, क्या हम उसको सेवर कर पा रहे हैं हम इसको, ठीक है। मान लो कि ये दे रहा है इसको 1,000 रुपये मंथली दे रहा है, या फिर 10,000 रुपये मंथली दे रहा है वो। तो आप इसमें से कैसे बता पाएंगे कि इसमें से कितना रुपये हम एडल्ट के लिए दे रहे हैं और कितना रुपये इसमें से हम हाउस के लिए दे रहे हैं हम, ठीक है। तो हम इसमें से क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे हम इसमें से, कि क्या पता हम 2,000 रुपये हम दे रहे हो अडल्ट्री के लिए, ठीक है, और बाकी का 8,000 रुपये हम घर के लिए दे रहे हूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि हम 5,000 रुपये अडल्ट के दे रहे हैं, 5,000 रुपये हम हाउस कीपिंग के, या फिर 8,000 रुपये इसके दे रहे हैं और 2,000 रुपये इसके दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ सर्टेन नहीं है, हम इसको सेवर नहीं कर पाएंगे। ये जो पेमेंट है, ये जो कंसिडरेशन है, इसको हम सेवर नहीं कर पा रहे हैं हम, ठीक है। तो इसलिए कि ये सेवर नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि ये पूरे का पूरा ये हो जाएगा वाइड। अगर ऐसे कहता मैं मंथली पे कर रहा हूँ तुमको, अगर ये ऐसा कहता कि मैं मंथली पे कर रहा हूँ, जिसमें से जो अगर मैं मंथली पे कर रहा हूँ कितना, 10,000 रुपये। अगर तुम मेरे साथ एडल्टी में रहोगे तो उसके लिए मैं दूंगा तुमको 3,000 रुपये, और हाउस कीप करने के कर दूंगा मैं 7,000 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं, ऊपर से जो इसका कंसिडरेशन है हम उसको भी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि 3,000 रुपये इसके हैं और 7,000 रुपये इसके हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो ये वाला पार्ट होगा ये हो जाएगा वाइड, ठीक है। और ये 7,000 में हाउस कीप करने का है, ये रहेगा हमारा वैलिड। इसके लिए हम कोर्ट में जाके इसको एनफोर्स करवा सकते हैं। तो ये हमारा सेक्शन 24 कहता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सेक्शन 25। ये कहता है हमारा एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वाइड। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें हमारा मैक्सिम आई थी एक्स नीडो पैक्टो ओरिजिन नॉन एक्शियो, ठीक है। तो ये हमारा सेक्शन 25 तक हमारा होता है कंप्लीट। अब पहला आप यहाँ तक कर लीजिए आप सेक्शन 25 तक। इसके बाद जब आपका ये हो जाएगा फिर इसके बाद होगा टेस्ट, ठीक है। उसका मैं बता दूंगा आपको, सेक्शन 25 तक के मैं टेस्ट लूँगा।